नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, सीरिया, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेके। अभी जो खबर सबसे बड़ी है वो टर्की को लेके है। इजराइल की एक कमेटी, नागेल कमेटी, जो इजराइल की सिक्योरिटी को लेकर बनाई गई थी, उसने रिकमेंडेशन दिया है कि इजराइल को तैयार रहना चाहिए टर्की से लड़ाई के लिए। देखिए, खेल बहुत मजेदार चल रहा है। यह रिपोर्ट आई, टर्की से लड़ाई के लिए इजराइल को तैयार रहना चाहिए। वहां के अखबारों में, खासतौर से जेरूसलम पोस्ट में, यह खबर बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दी गई और उसके तुरंत बाद आर्दोगा का बयान आता है कि गजा की आजादी के लिए, फलस्तीन की आजादी के लिए मैं अभी भी कमिटेड हूं और जैसे सीरिया को आजाद कराया वैसे फलस्तीन को भी आजाद कराया जाएगा। लंबे वक्त से सीरिया में जब से बशर अल असद की सरकार गई है तब से गजा पर एक लफ्ज भी नहीं बोला था आर्दोगा ने, लेकिन जैसे ही इजराइल से यह खबर आई कि टर्की भी निशाना हो सकता है, तुरंत उनको फिर से फलस्तीन की याद आ गई। यह खेल जो मिडिल ईस्ट का है, जिसमें जबानी नौटंकी की जाती है अपने फायदे और अपने नुकसान के लिए, धीरे धीरे बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। सऊदी अरबिया लंबे समय से खामोश है, फलस्तीन पर एक लफ्ज नहीं निकल रहा, कतर वगैरह की बात ही छोड़ दीजिए। और अब आर्दोगा ने फलस्तीन का नाम तब लिया है जब उनके ऊपर खतरा दिखाई दे रहा है। कई कारण है इसके। सीरिया में बशर अल असद की सरकार जाने के बाद आर्दोगा को लगता है कि वहां पर उसकी चलनी चाहिए। पहले भी यह बयान आया था कि वहां जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो नया आईन बनेगा, वो हम बनाएंगे, हम उसमें रोल निभाएंगे। उसके बाद एक बयान आया, कल का बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि वहां जितने लोग हैं, अलग अलग जो कौमें वहां रहती हैं, चाहे वो अल्वाइट्स हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे द्रूज हों, उन्होंने कहा कि हम सबके गार्जियन हैं। देश, मुल्क सीरिया है, लेकिन गार्जियन जो उसके हैं वो टर्की क्लेम कर रहे हैं कि हम सबके गार्जियन हैं और हम सबकी वहां पर रक्षा करेंगे। उनका यह भी कहना है कि सीरिया को हम टुकड़ों में बांटने नहीं देंगे, हम ये चीज देखेंगे कि सीरिया एक रहे। जब सीरिया एक था, बशर अल असद का शासन चल रहा था, उस समय तो आपने अपनी आर्मी भेजकर, अपने लोगों को भेजकर, अपना पैसा खर्च करके वो सरकार गिरा दी। और अब हालत यह है कि आधे हिस्से पे जंग चल रही है, एक छोटे से हिस्से पर जुलानी का शासन है और साउथ जो उसका है उस पर लगातार इजराइल का कब्जा बढ़ता जा रहा है। और जब ये सब हुआ था तब आर्दोगा कह रहे थे कि अब दुनिया में दो ही इंटरनेशनल लीडर बचे हुए हैं, एक पुतिन और एक मैं। कंडीशन यह है कि कुर्दों को खत्म करने के लिए, जो वहां पे कुर्दिश जो वहां पे मिलिशिया है, उसको खत्म करने के लिए जान लगाई हुई है टर्की ने। उनका कहना है कि इनको हर हाल में खत्म किया जाएगा। दिन में 100 बम गिराए जा रहे हैं। पूरे नॉर्थ में जबरदस्त लड़ाई चल रही है और कुर्दों का सपोर्ट करता है अमेरिका, तो अमेरिका से भी सीधी लड़ाई चल रही है। अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि मिडिल ईस्ट में दो ही पावर ऐसी हैं जो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हालांकि टर्की नाटो का मेंबर है, लेकिन सीरिया में टर्की का जो स्टैंड है वो अमेरिका और इजराइल को पसंद नहीं है। अमेरिका और इजराइल सीरिया की सारी लूट अकेले करना चाहते हैं। और दूसरा मुल्क जो है वो ईरान है। ईरान को लेकर लगातार बातें चली रही है। बाइडेन ने भी कहा कि ईरान न्यूक्लियर पावर के बहुत करीब पहुंच चुका है और ईरान पर अटैक करना होगा, उसका जो न्यूक्लियर मामला है उस पर अटैक करना होगा। बाइडेन साहब कह ही चुके हैं कि ईरान को कंटेन करना होगा। आज इजराइल को यह लगता है कि जो ही ट्रंप गद्दी पर बैठेंगे वो ईरान पे हमला कर सकता है और इसीलिए ईरान ने अपनी चौकसी बहुत बढ़ा दी है। नए हथियार लॉन्च किए हैं, नई मिसाइलें लॉन्च की हैं। कुछ दिन पहले अरगाची ने कहा था कि अगर हमारे पास मिसाइलें नहीं होती तो हमसे कोई बात भी नहीं करता। यह बात सही है। तो ट्रंप के आने से पहले ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है और इजराइल से लगातार ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। इसी के जवाब में चाइना में अरगाची जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो चाइना गए हुए थे और चाइना से उन्होंने बयान दिया कि अगर इस बार हमारे ऊपर हमला होगा तो बहुत बड़ी जंग शुरू होगी, जो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, जो आलमी जंग में बदल सकती है। तो हालत यह है कि टर्की जो ये मान के चल रहा था कि मैं अपना खेला करता रहूंगा, मैं इजराइल की मदद करता रहूंगा, चुपचाप अमेरिका की हां में हां मिलाता रहूंगा और बदले में सीरिया में मुझे अपनी मनमानी करने को मिल जाएगा, अब शायद उनके समझ में आ रहा है कि उनका उपयोग करके, उनको यूज करके बशर अल असद की सरकार तो गिरा दी गई, लेकिन उनकी चलने वाली नहीं है। जो सरकार बनी है जुलानी की, वो लगातार एक ही बात कह रही है, बिल्कुल रामचरितमानस या कुरान के आयतों की तरह से रटे जा रही है कि इजराइल हमारा दुश्मन नहीं है, हम इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे।
और बदले में क्या मिल रहा है? इजराइल ने उनका पानी कब्जा कर लिया, इजराइल ने उनकी जमीन कब्जा कर ली, इजराइल ने उनका पहाड़ कब्जा कर लिया। ये सब इजराइल करता जा रहा है और जुलानी और उसके लोग बस एक ही राग गाए जा रहे हैं, और वो ये कि हम इजराइल पर कोई हमला नहीं करेंगे। टर्की को लेकर जुलानी का अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है। हालांकि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर वहां गए थे, जुलानी से मिले थे। तो जुलानी जानता है कि असली पावर तो अमेरिका और इजराइल के पास ही है। तो जब इबादत करनी ही है तो सीधे खुदा की करो, जिससे सारा फायदा मिलता है। तो वो अमेरिका और इजराइल की इबादत कर रहा है। वो जानता है कि टर्की को तो अमेरिका और इजराइल कंटेन कर सकते हैं। असली ताकत अमेरिका और इजराइल के पास है। तो हो सकता है अर्दोगान साहब को लग रहा हो कि फलस्तीन का राग जब वो फिर से अलापेंगे, जब फिर से फलस्तीन फलस्तीन करेंगे, तो मिडिल ईस्ट में शायद उनको सपोर्ट मिल जाए। लेकिन वो इतनी बार अपने चेहरे बदल चुके हैं, इतनी बार अपनी जबान बदल चुके हैं, इतनी बार अलग अलग तरह के बयान दे चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनके इस बयान का कहीं कोई असर होने वाला है। ना तो मिडिल ईस्ट में इसका कोई असर लेगा, ना ही अमेरिका या इजराइल इसका कोई असर लेने वाला है। जब आप ज्यादा बोलते हो और जबान से लगातार पलटते रहते हो तो आपके बोलने की जो वैल्यू है वो लगातार खत्म होती रहती है। टर्की एक कमजोर देश नहीं है, अच्छी खासी आर्मी है उसके पास, इकॉनमी उसकी बहुत अच्छी है, नाटो का मेंबर है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल कल ही अटैक कर देगा। लेकिन इजराइल के प्लान में टर्की पर भी अटैक है, इजिप्ट के ऊपर भी अटैक है। अभी चैनल 14 पर एक प्रोग्राम आया। चैनल 14 को नेतन्याहू का बहुत करीबी माना जाता है, उनकी पार्टी का बहुत करीबी माना जाता है। उस पर एक प्रोग्राम आया और जिसमें कहा गया कि इजिप्ट जो अपनी सेना को मजबूत कर रहा है वो इजराइल के लिए खतरा हो सकता है। तो इजिप्ट भी निशाने पर है, टर्की भी निशाने पर है। अलग अलग सब लड़ेंगे और मारे जाएंगे, अलग अलग सब निशाने पर है। उधर गजा में सीज फायर को लेकर एक बार फिर से बहुत तेज हो गई है बातचीत। लगातार खबरें आ रही हैं। एक खबर यह आ रही है कि इजराइल हमास की शर्त को मान गया है कि नार्दर्न गजा में, यानी कि उत्तरी गजा में लोगों को लौटना वो अलाउ करेगा। जिन लोगों को असल में उसने मजबूर किया है नार्दर्न गजा छोड़ने को, उनको दोबारा नार्दर्न गजा में आने की इजाजत देगा। इजराइल एक चीज ये मंजूर कर ली है। दूसरी बात यह आ रही है कि 36 लोगों की लिस्ट दी है हमास ने। हालांकि यह नहीं बताया है इसमें कितने जिंदा हैं या मुर्दा हैं, लेकिन उसने कहा है कि इन्हें हम जिंदा या मुर्दा वापस कर देंगे और हर एक के बदले इजराइल से जो फलस्तीनी लोग इजराइल की जेलों में हैं उनकी रिहाई की मांग की है। अब इसके बाद इजराइल में नया बवाल शुरू हो गया है। वहां के जो होस्टेजेज हैं, जिनका नाम उस लिस्ट में बताया जा रहा है कि नहीं है, उनकी फैमिली जो हैं वो सड़क पर आ गई हैं। उनका कहना है कि अगर ये समझौता हुआ तो फिर लोग जो इसमें नहीं हैं और अभी भी हमास के कब्जे में हैं वो कभी जिंदा लौट के नहीं आएंगे। तो वहां डिमांड ये हो रही है कि एक कंप्लीट डील हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव डील हो, जिसमें इजराइल की सेना आईडीएफ लौट के आ जाए इजराइल में और जितने भी अगवा किए हुए लोग हैं सारे छोड़ दिए जाएं। बहुत जाहिर सी बात है कि जब सेना हटाने पर नेतन्याहू राजी नहीं होगा तो हमास भी अपने हथियार पूरी तरह से नहीं डालेगा, वो भी धीरे धीरे करके लोगों को रिहा करेगा। अल मायदीन से बातचीत हुई है लेबनान में जो हमास के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ, और उनका कहना है कि हालांकि हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं लेकिन हम चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डील हो जिसमें जंग हमेशा के लिए खत्म हो। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव डील का मतलब यह है, अर्दोगान ने जो कहा एक बात तो सही कही उसमें, कि वहां पे पीस तभी हो सकती है जब 1967 में जो फैसला हुआ था टू नेशन थ्योरी का, उसी के आधार पर फलस्तीनियों को आजादी दी जाए। लेकिन अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, वो इसको इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। आर्मी हटाने की बात भी इजराइल इतनी आसानी से नहीं मानेगा। $450 बिलियन दांव पे हैं। आप कहेंगे $450 बिलियन कहां से आ गए? आपको लगता है कि अमेरिका मुफ्त में इजराइल को पैसे दिए जा रहा है? नहीं, दोनों की निगाह गजा के ऑयल और गैस रिजर्व्स पे है, जिसकी वैल्यू बताई जाती है $450 बिलियन। अब इस पैसे के लिए तो अमेरिका और इजराइल कुछ भी कर सकते हैं। सीरिया में तेल की लूट शुरू ही हो गई है, इराक में तेल की लूट और गेहूं की लूट हो ही रही है, और गजा के अंदर भी इस लूट को मुसलसल चलाते रहने का, मुकम्मल तौर पे हासिल कर लेने का जो मन है इजराइल का, वो इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। इसीलिए आर्मी पूरी तरह से हटाएगा, इस पर तो शक है। मजबूरी जो है वो दो है। एक तो ट्रंप लगातार प्रेशर बना रहा है। कल फिर ट्रंप का बयान आया कि अगर होस्टेज वापस नहीं हुए तो हेल बना दूंगा, नरक बना दूंगा। अरे भाई, नरक तो पहले ही बना हुआ है, और कितना नरक बनाओगे। लेकिन इसमें जो नीचे उसने बात कही है, जो जेरूसलम पोस्ट से ही मैं उठा के आपको दिखा रहा हूं, टाइम्स ऑफ इजराइल में भी सेम छपा हुआ है, जो नीचे उसने बात कही है उसके कई मानी निकल रहे हैं।
जैसे उसने कहा है, जो शुरुआती बातें हैं उसमें उसने कहा है कि मैंने इजराइल की हमेशा मदद की है। ये सब जानते हैं कि अपने पिछले कार्यकाल में उसने इजराइल की हमेशा मदद की है। उसने कहा मैं इजराइल का दोस्त हूं, बट आई वॉन्ट पीस। अब यहां पे बट का क्या मतलब था मैं नहीं जानता। जब वो कह रहा है कि पीस होनी चाहिए, जब वो ये कह रहा है कि गजा की जंग जितनी चलनी चाहिए थी उससे ज्यादा लंबी खिंच गई है, तो वो इजराइल की तरफ भी कुछ ना कुछ इशारा तो कर रहा है और इजराइल इसको समझ रहा है। और इसीलिए इजराइल सीज फायर में इंटरेस्ट ले रहा है। जो सीज फायर की बातचीत खत्म हो गई थी, जिसको होस्टेज डील कहा जा रहा है, उसमें दोबारा अपने लोगों को भेजना, यह शर्त मानना कि नार्दर्न गजा से जो लोग गए हैं उनको वापस आने की इजाजत होगी, यह सब बताता है कि कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर भी प्रेशर है, वरना नेतन्याहू किसी भी हाल में इस डील के लिए तैयार नहीं होता। अभी हुआ नहीं है। अभी भी हमास का यही कहना है कि बॉल जो है वो नेतन्याहू के कोर्ट में है। वो इस पे मानता है कि नहीं मानता है, ये देखना होगा। लेकिन अगर ये डील की बात आगे चल रही है, अगर इजराइल के अखबार लगातार इसको पब्लिश कर रहे हैं, अगर वहां के टीवी चैनल्स पर, वहां के अखबारों में लगातार ये खबर है, इसका मतलब बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेशर बाहर से भले ना दिख रहा हो, लेकिन अंदर से ट्रंप ने प्रेशर बनाया हुआ है नेतन्याहू पर कि हर हाल में डील करो और जो अमेरिकी होस्टेजेज हैं उनको वापस दो। और ये जो 36 की लिस्ट पहली आई है, इसमें अमेरिकन होस्टेजेज हैं। तो सीज फायर का जो मामला है वो आगे बढ़ता हुआ लग रहा है। उसका एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद हमास को रोक नहीं पाया है इजराइल। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी आपको खबर दिखाई थी कि हमास फिर से खुद को मजबूत कर रहा है। 20-30 हजार नए लड़ाके वहां भर्ती हुए हैं। केवल कल की खबर देखिए तो इजराइल ने माना है कि उसके 2 लोग मारे गए हैं जंग में। आईडीएफ के 2 सैनिक मारे गए हैं जंग में। इस बात को इजराइल ने स्वीकार किया है। इजराइल के अखबारों में यह खबर शाया हुई है। हमास का दावा यह है और अल मायदीन पे बाकायदा वीडियो है। मैं वीडियो यहां नहीं दिखा सकता, अखबार की खबर आपको दिखा देता हूं। आप उस लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उसका कहना है कि एक घर के अंदर आईडीएफ के लोग इकट्ठा थे और उस घर को डेटोनेट किया गया और जितने लोग वहां थे वो मारे गए। जबकि इजराइल अभी तक कह रहा है कि 2 लोग मारे गए और 2 लोग घायल हुए। अब हकीकत में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, ये हम नहीं जानते। इसके अलावा आप देखिए, वेस्ट बैंक में कल एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 3 लोग मारे गए हैं और अभी तक जो गनमैन था जिसने मारा है, जाहिर तौर पे वो हमास का ही होगा, उसको अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। बहुत कुछ हो रहा है वेस्ट बैंक में, घर गिराए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। जो अब्बास हैं पीए वाले, वो लगभग इजराइल के इशारे पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बावजूद हमास को कंटेन करना संभव नहीं हो रहा है। 14-15 महीने हो गए, लेकिन वहां जंग लगातार चलती जा रही है और लगातार इजराइल के भी सैनिक मारे जा रहे हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि मैं यह कतई नहीं कह रहा हूं कि हमास जीत रहा है या फिर गजा के अंदर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं, रोज बताता हूं। रोज बताने में कई बार अजीब भी लगता है, लेकिन यह हकीकत है कि गजा के अंदर लगातार बम बरस रहे हैं, लगातार मासूम मारे जा रहे हैं। जो डॉक्टर अबू सफाया थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो तस्वीर दिखाई थी उनकी गिरफ्तार जब उनको किया गया था, उनके बारे में पहले कहा गया कि वो कहीं नहीं है, हमें नहीं पता कहां है। फिर कहा गया कि वो हैं। जब उनके लायर मिलने के लिए गए तो मना कर दिया गया, उनको लायर से मिलने नहीं दिया गया। अमेरिका में कल बहुत बड़ा जुलूस निकला डॉक्टर अबू सफाया की रिहाई के लिए। यह एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से वहां पर आम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इन सबके बावजूद गजा पर पूरी तरह कब्जा करने और हमास को पूरी तरह खत्म करने का जो ख्वाब देखा था नेतन्याहू ने, वो ख्वाब कहीं से पूरा होता दिख नहीं रहा है। जंग लगातार चल रही है, कभी 2 लोगों के मारे जाने की खबर आती है, कभी 4 लोगों के मारे जाने की खबर आती है। पिछले 10 दिन से लगातार हमास रॉकेट्स बरसा रहा है। इजराइल के जो सेटलर्स हैं उस इलाके में जहां रॉकेट्स बरस रही हैं, उनका यह कहना है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है, लगातार रॉकेट्स बरस रही हैं, हम परेशान हैं। पहले कहा गया कि सारे के सारे रॉकेट इंटरसेप्ट कर ली गई हैं, फिर कहा गया एक घर को हल्का सा नुकसान पहुंचा है। अब वाकई कितना नुकसान पहुंचा है ये तो कोई नहीं जानता और इजराइल कभी बताएगा नहीं। तो ये दूसरी वजह है कि सबके बावजूद इजराइल हमास को खत्म नहीं कर पाया है। उधर अमेरिका का प्रेशर पड़ रहा है, तो शायद नेतन्याहू भी सोच रहा हो कि फिलहाल सीज फायर कर लेते हैं। हालांकि सीज फायर हुआ और शांति हुई और इसके तुरंत बाद नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए अब भी मैं कह रहा हूं कि आराम से देखने की जरूरत है कि सीज फायर वाकई होता है या नहीं होता है। जहां सीज फायर हुआ है लेबनान में, वहां आप जानते हैं इजराइल लगातार कह रहा था पहले कि हम वहां से अपनी आर्मी नहीं हटाएंगे। अब होचस्टीन जो
अमेरिका के एनवाय हैं मिडिल ईस्ट में, उनका यह कहना है कि लेबनान से लगातार इजराइल अपनी सेनाएं हटा रहा है। अब देखना है कि 20 जनवरी तक वो कितनी सेनाएं हटाता है, कितनी नहीं हटाता है। यहां भी ट्रंप ये दबाव बना सकते हैं कि जब सीज फायर हुआ है तो उसकी शर्तें मानो और अपनी सेनाएं वहां से लगातार हटाओ। हिजबुल्लाह धमकी दे चुका है कि अगर 60 दिन के अंदर इजराइल की आर्मी वहां से नहीं हटी, वो आर्मी जो पहले अंदर नहीं घुस पाई थी, जो समझौते के बाद अंदर घुसी है, वो अगर नहीं हटी तो वो जंग शुरू कर देगा। और यह भी मुमकिन है कि 60 दिन से पहले जंग शुरू कर दे। अब हिजबुल्लाह जंग शुरू करने की कंडीशन में है कि नहीं है, उसका यह दावा कि वो फिर से जंग के लिए तैयार है, कितना सही है कितना गलत है मैं यहां से नहीं जानता। लेकिन अगर जंग शुरू होगी तो बड़ी जंग होगी, ये हम सब जानते हैं। पिछली बार देखा हमने इजराइल का कितना नुकसान हुआ है, कितने सैनिक मारे गए हैं। दोबारा जंग होगी तो फिर वैसे ही हालात होंगे। इधर हूथी लगातार दावे कर ही रहा है, हूथी के मिसाइल्स लगातार बरस ही रहे हैं। लगातार वीडियोस और फोटोग्राफ्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें इजरायली हूथी के हमलों के बाद सुरक्षित जगह की तलाश में, सेफ जगह की तलाश में भागते हुए या फिर कहीं जंगल में कहीं और छिपे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो चल रहा है, इसके रोकने का इकलौता तरीका है कि हमास के साथ समझौता कीजिए और सीज फायर को लागू कीजिए। और इसको दूसरे लेवल पे ले जाने का इकलौता तरीका यह है कि ईरान के ऊपर हमला कर दीजिए। ईरान इस हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, अरगाची का बयान बताता है। इसके अलावा भी अगर इरना आप पढ़ें, जो ईरान की अपनी न्यूज़ एजेंसी है, तो बहुत साफ समझ में आता है कि ईरान अंदर से जानता है कि इस तरह का हमला कभी भी हो सकता है, इसलिए वो इस हमले के लिए तैयार है। इसीलिए वो चाइना गया होगा, रशिया से तो कांटेक्ट उसका लगातार है ही, ताकि इस तरह की अगर जंग होती है तो उसके लिए वो तैयार रहे। लेबनान में नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। कतर अपना खेल खेल रहा है, अमेरिका अपना खेल खेल रहा है, इजराइल अपना खेल खेल रहा है। अमेरिका ने अभी $95 मिलियन की मदद दी है लेबनान को। जाहिर तौर पे ये जो मदद दी गई है वो लेबनान की आर्मी को दी गई होगी, लेकिन ये जो मदद दी जाती है असल में वहां पर अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए दी जाती है। तो सब चाहते हैं उनकी पसंद का राष्ट्रपति बन जाए। अब राष्ट्रपति कौन बनता है ये देखना होगा, और उसके बाद हिजबुल्लाह को लेकर उसका क्या रुख होता है ये भी देखना होगा। और इन सब के बीच देखना होगा कि क्या इजराइल वाकई ईरान पर हमले की हिमाकत करता है, या फिर इजराइल टर्की के ऊपर कोई हमला करने की हिमाकत करता है, या फिर अगले टारगेट के रूप में वो इजिप्ट को चुनता है। इसी पर डिपेंड करेगा कि ट्रंप साहब जो पीस की बात कर रहे हैं वो पीस होगी या नहीं होगी। अगर किसी भी नए मुल्क पर वो हमला करेगा और उसके पहले हमास से समझौता नहीं करेगा तो जाहिर है किसी भी तरह की कोई पीस नहीं होने वाली। ट्रंप साहब कितना भी जितना चाहे धमकी दे, कोई खास असर नहीं पड़ता। जो कुछ बाइडेन ने किया उससे ज्यादा वो भी क्या करेंगे। इजराइल के लेवल पे उतर के वो यही कर सकते हैं कि वहां जो मदद जा रही है, जो इमदाद थोड़ी बहुत पहुंच रही है, उसको रुकवा दें। तो पहले भी कितनी इमदाद पहुंच रही है, थोड़ी और रुक जाएगी, कुछ और घर गिर जाएंगे, कुछ और लोग मारे जाएंगे। आपने जहां चीजों को पहुंचा दिया है उसके बाद तो लोगों का डर भी खत्म हो जाता है। अगर वाकई वहां पीस चाहते हैं, अगर वाकई वहां अमन चाहते हैं, तो प्रेशर आपको बनाना पड़ेगा नेतन्याहू के ऊपर कि हमास 2 कदम आगे बढ़ा है, 1 कदम आप भी आगे बढ़िए, अपनी सेना वहां से हटाइए, गिरफ्तार किए हुए फलस्तीनियों को रोकिए और गजा में नॉर्मलेसी लौटने दीजिए, उसके रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने दीजिए। अगर ये वो कर पाते हैं तब तो पीस होगी। और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जब छोटा सा यमन उनसे लगातार लड़ रहा है, अभी कल की खबर है कि वहां पर अमेरिका और सऊदी अरबिया मिलकर एक पूरा स्पाई नेटवर्क बना रहे थे जिससे यमन का नुकसान पहुंचा सकें, और उस स्पाई नेटवर्क को बर्स्ट कर दिया है सना में यमन ने। तो जब यमन वहां पे लगातार लड़ रहा है, वो हार नहीं मान रहा है, तो यकीन जानिए कि आप कुछ भी करेंगे, कोई ना कोई छोटी बड़ी फौज ऐसी होगी जो लड़ाई करती रहेगी और कभी भी वो लड़ाई छोटी से बड़ी में तब्दील हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में पीस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब फलस्तीनियों को चैन की सांस लेने दिया जाए, जब फलस्तीनियों को 1967 के आधार पर आज़ादी दी जाए, जब इजराइल के ऊपर ये रोक लगाई जाए कि भाई आप शैतान बच्चे की तरह उस घर पे पत्थर फेंकना बंद कीजिए। अगर ये कर पाएंगे तो पीस होगी, वरना ट्रंप साहब पीस करते रहेंगे, मिडिल ईस्ट में आग लगी रहेगी और कभी भी भड़क कर सारी दुनिया में फैल सकती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।